classes. This is our chapter number 8, the first empire, and video number 2. ओके हम इस लेसन में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से मगध एक पावरफुल महाजनपदास में से एक पावरफुल महाजनपद बनकर निकला, एंड दूसरा कि इसके ऊपर किस तरीके से रूलर्स ने रूल किया। आपने पढ़ा कि जिस समय अलेक्जेंडर ने मगध के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ पर नंद वंश का शासन था, यानी कि नंद वंश उस समय रूल कर रहा था। और हमने इसमें ये पढ़ा कि नंद वंश के एक रूलर ने ही जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको उस स्टेट यानी मगध से निकाल दिया था। तो जब ये उसके बाद नॉर्थ वेस्ट के एरिया में गए तो वहाँ पर इनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। चाणक्य जो कि एक ब्राह्मण थे, चाणक्य को भी नंद वंश से पहले हम कह सकते हैं एक तरीके से उन्हें निष्कासित किया गया था। तो चाणक्य उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में चले गए थे। वहां पर जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से मिले तो चाणक्य ने ठाना कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को नेक्स्ट रूलर बनाएंगे मगध का। तो चाणक्य ने एक बुक लिखी, हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने लिखा कि किसी भी रूलर को किस तरीके से रूल करना चाहिए और किस तरीके से अपना शासन चलाना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से मगध राज्य को वापस से कॉन्कर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने मगध को एक बहुत बड़े एरिया तक हम कह सकते हैं उसका विस्तार किया, उसको एक्सपेंड किया, और उसके बाद उन्होंने उस शासन का काफ़ी ज़्यादा विकास किया। उन्होंने उस शासन को बहुत सारे एरिया पूरे ऑल ओवर द इंडिया तक मोस्टली उन्होंने पहुंचा दिया था। एंड उसी समय क्या हुआ था कि एक मैगिस्थनीज कौन थे? ग्रीक एनवॉय थे, ग्रीक दूत थे, जिसके बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में नहीं पढ़ा था लेकिन आज पढ़ेंगे। ग्रीक दूत थे जिन्होंने यहाँ के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में कुछ लिखा था। तो जो उन्होंने लिखे थे पहले हम उसे रीड करेंगे। देखो, मैगस्थनीज रोट अबाउट लाइफ इन द मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग चंद्रगुप्तास टाइम। मैगस्थनीज ने लाइफ के बारे में लिखा था मौर्य एम्पायर में, कि जिस समय चंद्रगुप्त जो थे वो शासन कर रहे थे, यानी कि जिस समय चंद्रगुप्त जो थे वो रूलर थे, उस टाइम के पीरियड के बारे में मैगस्थनीज ने लिखा। मच of the information we have about Chandragupta's empire comes from Megasthenes' accounts. Here are some of the things that Megasthenes wrote about. Megasthenes के जो उन्होंने लिखा उससे हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं मौर्य एम्पायर के बारे में, क्योंकि मैगस्थनीज एक हिस्टोरियन हम कह सकते हैं, राइटर थे, वो हिस्ट्री के बारे में लिखा करते थे। द एम्परर्स फूड वॉज फर्स्ट टेस्टेड बाय सर्वेंट्स टू एंश्योर दैट इफ it hadn't been poisoned by his enemies, only then would it be given to the emperor to eat. क्या होता था कि उन्होंने लिखा कि राजपाट किस तरीके से वहाँ पे शासन हुआ करता था, लोग किस तरीके से कार्य करते थे। तो उन्होंने ये लिखा कि राजा को खाना तभी दिया जाता था जब पहले उसके जो सर्वेंट होते थे उस फूड को टेस्ट कर लिया करते थे। वो टेस्ट इसलिए करवाया जाता था क्योंकि आपको पता है कि रूलर के बहुत सारे एनिमीज होते हैं और किसी एनिमी ने उनके फूड में पॉइजन ना मिला दिया। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए पहले सर्वेंट को राजा का खाना खिलाया जाता था, उसके बाद ही वो खाना रूलर को दिया जाता था, राजा को दिया जाता था। द एम्परर स्लैप्ड इन अ डिफरेंट बेडरूम ईच नाइट सो दैट इवन ऑफ his enemies wanted to attack him while he was sleeping, they wouldn't know where he was. हर रात क्या होता था, एम्पायर हर रात को डिफरेंट रूम में सोता था। वो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनके जितने भी एनिमीज थे उनको ये पता ना चल सके कि राजा किस कमरा में सोया हुआ है और उसके ऊपर अटैक ना किया जा सके, इसीलिए हर नाइट को जो होता था, ईच नाइट को एम्परर जो होता था वो डिफरेंट रूम में सोता था। There were elaborate processions where the emperor would be seated on a golden palanquin atop an elephant which was decorated with gold and silver. एक एम्परर के लिए आपको पता है कि एम्परर को जहाँ वो बैठते हैं, राज सिंहासन जिसे कहा जाता है, वो बहुत ही डिज़ाइनेबल होता था, बहुत ज़्यादा खास होता था। उसके ऊपर डिज़ाइंस बनाए गए थे और जो हाथी वगैरह के चित्र होते थे इनको बनाया गया था। द एम्परर्स प्लेस वॉज बिल्ट ऑफ वुड एंड हैड स्टोन कार्विंग, इट वॉज सराउंडेड बाय गार्डन। एम्परर जहाँ पर रहता था उसको वुड से बनाया गया था एंड स्टोन कार्विंग, यानी कि उसके ऊपर
स्टोन्स को कार्व किया गया था, स्टोन्स को घेरा गया था, इट वॉज सराउंडेड, और एक गार्डन से घेरा गया था, यानी कि एम्परर का जो प्लेस था उसको काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया था, वो पूरा गार्डन से घेरा गया था। तो ये हमें सारी बातें मैगस्थनीज ने जो अपने अकाउंट्स लिखे उनसे पता चलती है। मैगस्थनीज कौन थे? मैगस्थनीज एक ग्रीक एनवॉय थे जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखा करते थे। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे यहाँ से बिंदुसारा से। बिंदुसारा कौन थे बेटा? वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके सन थे बिंदुसारा। चंद्रगुप्त वो सक्सेडेड बाय हिज सन बिंदुसारा। चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि अपने मरने के बाद या अपने बाद उन्होंने सारा शासन बिंदुसारा को सौंप दिया। ही ऑल्सो एक्सटेंडेड द मौर्य एम्पायर बाय अनेक्सिंग टेरिटरीज रीचिंग अप टू प्रेजेंट डे कर्नाटका। बिंदुसारा ने भी किया जिस तरह उनके फादर ने अपने एम्पायर को बाकी के स्टेट तक पहुंचाया, या कह सकते हैं अपने एम्पायर का विकास किया, उसी तरीके से बिंदुसारा ने भी अपने एम्पायर को एक्सटेंडेड किया एंड ओनली फ्यू पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड कलिंगा वर नॉट पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर। और भारत के कुछ सिर्फ साउथ इंडिया को छोड़कर और कलिंग को छोड़कर, इन दो एरिया को छोड़कर हम कह सकते हैं भारत पर ऑलमोस्ट मौर्य एम्पायर का जो था इस समय राज हो चुका था, शासन चल रहा था। उसके बाद आए अशोका। अशोका कौन थे? वो बिंदुसारा के सन थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के सन थे बिंदुसारा, बिंदुसारा के सन थे अशोका बिंदुसारा वो सक्सेडेड बाय हिज सन अशोका। बिंदुसारा के बाद उनका सारा शासन अशोका ने संभाला। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री। और अशोका को हमारी हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कहा गया है, और ये ऐसा क्यों कहा गया है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, As a young prince, Ashoka was a brilliant, ambitious and ruthless commander. क्योंकि अशोका बहुत ही कम उम्र में एक प्रिंस बन चुके थे और वो बहुत ही एम्बिशियस एंड रूटलेस कमांडर बने, यानी कि वो हमेशा जो भी उनको पाना होता था अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह डेडिकेट रहते थे, और उन्हें अपनी हार हम कह सकते हैं कि उनका जो वो लक्ष्य पाना चाहते थे उसे वो हमेशा प्राप्त कर लेते। तो वो एक एम्बिशियस एंड रूटलेस कमांडर थे। ही रूल्ड फ्रॉम हीज कैपिटल एट पाटलिपुत्र। उन्होंने अपने पूरे इंडिया को पाटलिपुत्र से रूल किया। पाटलिपुत्र में ही वो उनका पैलेस था। ही क्रस्ड रिवोल्ट्स इन उज्जैन एंड तक्षशिला। उन्होंने उज्जैन और तक्षशिला के बैटल को जीता। बट हीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन एक पॉइंट ने उनकी लाइफ को चेंज करके रख दिया, वो था कलिंगा बैटल। हम कह सकते हैं कलिंग में एक ऐसा बैटल हुआ जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। चेंज इन अशोकास एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर। किस चीज़ की तरफ? कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद, कलिंग के वॉर को लड़ने के बाद अशोका ने अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर वॉर की तरफ पूरी तरीके से चेंज कर लिया था। कैसे? इन 261 BCE अशोका अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड कलिंगा, मॉडर्न ओडिशा। Thousands on both sides were killed and wounded during the Kalinga war. The bloodshed and the wailing of wounds and he or perhaps completely changed Ashoka's attitude towards expansion through war. He gave up war and adopted the path of peaceful conquest. He called this new policy Dhamma Vijaya. तो देखो बेटा यहाँ क्या हुआ, जब कलिंग में उन्होंने युद्ध लड़ा तो कलिंग का युद्ध तो वो बेशक जीत गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने लड़ाई वॉर करने का जो ख्याल था अपने मन से एक तरीके से हम कह सकते हैं निकाल दिया, क्योंकि उस युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी जो लेडीज़ थी वो विधवा हो गई, बहुत सारा खून खराबा हुआ, बहुत लोग रोने लगे। तो इस चीज़ को देखते हुए जो अशोका था उनका बिहेवियर वॉर्स की तरफ पूरी तरह चेंज हो गया। उन्होंने सोच लिया कि वो आज के बाद किसी भी तरह का बैटल नहीं लड़ेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे, वो एक पीसफुल लाइफ को अपनाएंगे। एंड उन्होंने एक नई लाइफ शुरू की, एक तरीके से हम कह सकते हैं न्यू पॉलिसी शुरू की, जिसे धम्म विजया कहा गया। धम्मा विजया, धम्मा इज संस्कृत इज धर्मा, तो धम्मा का मतलब था धर्म संस्कृत में, विच लिटरली मीन्स रिलीजियस ड्यूटी, जिसका वास्तविक मतलब हम कह सकते हैं धर्म से संबंधित जो ड्यूटीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि अपने गुस्से को त्याग देना, शांति को अपना लेना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, तो ये सब रिलीजियस ड्यूटी में आ जाता है। वो पूरी तरीके से एक
धार्मिक कह सकते हैं, धार्मिक और सामाजिक इंसान बनना चाहते थे, उन्हें अब किसी भी तरह की कोई वॉर नहीं करनी थी, क्योंकि जो उन्होंने कलिंग का वॉर किया था उसमें उन्होंने इतना खून खराबा देखा। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे बैटल किए थे, लेकिन जो कलिंग में वॉर हुआ था, जो कलिंग की वॉर थी, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए थे। तो उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट लिया और ये पॉलिसी अपनाई धम्म विजया की। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अशोकास धम्मा वॉज नॉट रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ एनी गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। अशोका का जो ये धम्म विजय की पॉलिसी थी, ये किसी भी भगवान की पूजा करने से रिलेटेड नहीं थी। ऐसा नहीं था इन्होंने रिलीजियस ड्यूटी अपना ली है तो सिर्फ भगवान की पूजा कर कर जैसे ऋषि मुनि अपना जीवन बिताते हैं वैसे बिताएंगे, ऐसा ये नहीं था। ये ना ही ये सेक्रीफाइस देने की ड्यूटी थी। इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट इंस्पायर्ड बाय बुद्धास टीचिंग। ये एक तरह का हम कह सकते हैं शांतिपूर्ण जीवन अपनाने की नीति थी, जो कि बुद्धा ने जो मैसेज दिए थे, जो बुद्ध भगवान ने मैसेज दिए थे, उनसे एक तरीके इंस्पायर थी। ही एडवोकेटेड नॉन वायलेंस, compassion and peace but never forced his ideas on his subjects। यानी कि उन्होंने अब ये किया कि उन्होंने लोगों को अहिंसा का मार्ग, नॉन वायलेंस को अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्वक जिएंगे और कोई भी किसी को फोर्स नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। द एडिक्ट सेट अप बाय अशोका एक्सप्लेन हिज धम्मा। दीज द एडिक्ट set up by Ashoka explain his dhamma. These inscription carry the following message to these people। उनकी कुछ इंस्क्रिप्शन थी जो उन्होंने, जो मैसेजेस थे जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने जो ये धम्म विजया की पॉलिसी अपनाई थी, इसके अंतर्गत कुछ इंस्ट्रक्शन दी, कुछ मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाए या लोगों तक पहुंचाए। उनमें क्या फर्स्ट मैसेज था, देखो, बी टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड लव वन अनदर। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग सभी धर्मों के सम्मान करेंगे एंड एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। लिव इन पीस एंड हार्मनी विथ वन अनदर। लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक और हार्मनी के साथ रहेंगे, सद्भाव भावना के साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड डू नॉट हार्म एनी लिविंग थिंग। हम लोग सभी लोग नॉन वायलेंस, जैसे कि गांधी जी ने अपनाया था ना हिंसा का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, यानी कि नॉन वायलेंस, यानी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी तरह का कोई युद्ध नहीं करना, शांतिपूर्वक जीवन जीना है और एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। बी काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग पुअर एंड सर्वेंट्स। हर किसी के साथ, हर किसी को दयालु पूर्वक व्यवहार करना है, काइंड बिहेवियर करना है, चाहे आपके सर्वेंट हो या पुअर पीपल हो, उन सबके साथ ही काइंड बिहेवियर होगा। ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स। सभी लोग आज्ञा का पालन करेंगे और बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे एंड बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। प्रैक्टिस चैरिटी टुवर्ड्स द पुअर। कोशिश करेंगे कि आप जितने से ज़्यादा चैरिटी कर सकते हो गरीबों के लिए उतनी कर सके। तो ये थे कुछ अशोका के विजय धम्मा की जो पॉलिसी थी, इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ मैसेजेस बनाए जिसमें था कि आप बड़ों का सम्मान करेंगे, आप एक दूसरे के साथ नॉन वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, हार्मनी के साथ रहेंगे, एल्डर्स की रिस्पेक्ट एंड ओबे करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जितनी ज़्यादा चैरिटी हो वो दान में दे सके। अशोका बिलीव दैट अ king should treat his subject just as a father treat his children। अशोका का ये मानना था कि हर किंग को अपने स्टेट के लोगों के साथ या फिर बाकी अदर मेंबर्स के साथ इस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए जैसे कि वो अपने बेटे यानी कि अपने बच्चों के साथ करता है। ही डिड अ नंबर ऑफ वेलफेयर वर्क्स। उसके लिए उसने काफ़ी सारे वेलफेयर किए, लाइक बिल्डिंग ऑफ रोड्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड्स, बिल्डिंग वेल्स, रेस्ट हाउसेज फॉर ट्रैवलर्स, हॉस्पिटल्स फॉर द सिक एटसेट्रा। उन्होंने अशोका ने अब क्या किया, उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि उन्होंने रोड्स को दोबारा से बनवाया जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि जितने से ज़्यादा हो सके आप पेड़ पौधे उगाइए। उन्होंने पेड़ पौधे उगवाए भी, रोड्स की दोनों तरफ पेड़ पौधे उगवाए ताकि जो ट्रैवलर्स हो उन्हें चलते वक्त धूप से बचने के लिए छाया मिल सके। ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए और हॉस्पिटल्स बनवाए सिख लोगों के लिए, सिख पीपल के लिए। तो इस तरह के काम उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद अपनी लाइफ में किए। एंड द धम्मा
Mahamatra's officers responsible for promoting the policy of Dhamma looked after these welfare activity across the empire. उन्होंने कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिन्हें महामात्रा कहा गया, जो कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो पॉलिसी उन्होंने अपने स्टेट में इस वक्त लागू की है या उन्होंने बनाई है लोगों के लिए, उस पॉलिसी का लोग फॉलो करें, उस पॉलिसी की जो मैसेजेस हैं वो लोग समझे और उन्हें अपनी लाइफ में अपनाए. अशोका हैड फ्रेंडली रिलेशन विथ his neighbors and sent social envoys to them. अशोका के जो थे अपने नेबर्स के साथ, यानी कि जो उनके मगधा से जुड़े हुए जो स्टेट थे उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस थे और उन्होंने अपने वहाँ पे कुछ सोशल एनवॉयज भेजे, कुछ सोशल हम कह सकते हैं सामाजिक दूत भेजे. ही सन महेंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा वेंट टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म देयर. उनके जो बेटे थे महिंद्रा एंड जो उनकी डॉटर थी संघमित्रा, वो श्रीलंका गए बुद्धिज्म को, हम कह सकते हैं बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज्म के बारे में लोगों को बताने के लिए. बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑल्सो वेंट टू बर्मा एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म. बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे वो भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बर्मा गए और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में गए. तो अब क्या हुआ, जब राजा अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी तो उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से टोटल चेंज कर दिया. उन्होंने एक न्यू पॉलिसी अपनाई. क्या थी वो? धम्म विजय. और इस धम्म विजय के दौरान उन्होंने नॉन वायलेंस अपना लिया. उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया. सब लोगों को शांति पूर्वक अपनी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए कहा, पीसफुली लाइफ जीने के लिए कहा. उन्होंने कहा आप जितना ज़्यादा हो सके पुअर पीपल की हेल्प कीजिए. उन्होंने बोला कि आप बड़ों की आज्ञा का पालन कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए, और जितनी हो सके चैरिटी दीजिए पुअर पीपल के लिए. ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए, रोड्स ठीक करवाई. तो इस तरह के काम उन्होंने कलिंग युद्ध होने के बाद किए. तो ये अशोका की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया. अब इसके बारे में हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अशोका की इंस्क्रिप्शन क्या थी ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, अब तक लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे.